नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आने वाले विकास की गारंटी के बजट पर हम लेकर आए हैं स्वदेश बजट यात्रा। इस यात्रा के अंदर हम अलग अलग सेक्टर्स हैं, जिस तरह से रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टीलनेस स्टील सेक्टर्स के कारोबारियों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि इस बार का जो बजट है वो क्यों उनके लिए अलग है, इस बजट में उनकी सरकार से क्या मांग है और किस तरह की उम्मीदें हैं। आइए मेरे साथ। बजट यात्रा में अब हम आ गए हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कुंभारवाड़ा इलाके में। एशिया की स्टीलनेस स्टील के मामले में सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। 5000 दुकानें जो है इस इलाके में है और मेरे साथ अलग अलग कारोबारी है बात करने के लिए। जितेंद्र शाह जो है फैम के प्रेसिडेंट है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की ट्रेडर्स बॉडी है उसके भी बोर्ड मेंबर है। सर, स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो अभी क्या दिक्कतों से आपकी फर्टर्निटी जूझ रही है और किस तरह की उम्मीदें आप जो है बजट में देख रहे हो, क्योंकि आपने भी सरकार तक अपना मेमोरेंडम पहुंचाया होगा। नहीं, कुछ समस्याएं जैसे बीआईएस जैसी समस्या है। बीआईएस और एंटी डंपिंग के कारण वर्ल्ड वाइड जो स्टील का प्राइस है और इंडिया में जो स्टील का प्राइस है बहुत बड़ा गैप है। दुनिया भर में जो स्टील का प्राइस समझो $1200 है तो 100 रुपये के करीब होता है। इंडिया में कुछ 201 का ग्रेड का रेट 180 रुपये के आसपास है, जिसके कारण यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, बर्तन के एक्सपोर्टर्स या दूसरे प्रोडक्ट के, वो एक्सपोर्ट कॉम्पीट नहीं कर पा रहे वर्ल्ड वाइड में, तो एक्सपोर्ट मार खा रही है। तो गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज़ लाने के पहले थोड़ा समझना चाहिए, कंप्लायंस इश्यूज़ कम करने चाहिए और पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए जिससे कॉम्पिटिशन बना रहे वर्ल्ड वाइड। ये मेन हटानी पड़ेगी ड्यूटी, हटानी पड़ेगी। बीआईएस के कंप्लायंसेस कम करने पड़ेंगे, एंटी डंपिंग हटानी पड़ेगी, ईज ऑफ मटेरियल कमिंग टू इंडिया वो होना चाहिए। सर हाँ, बीआईएस कंप्लायंस इश्यूज बहुत ज़्यादा है। इवन सप्लायर्स ओवरसीज जापान है, यूएस है, यूरोपियन है, वो भी थक जाते हैं कभी कभी और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमको कुछ छोटे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने हो तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, तो हम लोग कस्टमर को ना बोल देते हैं कि इंपोर्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं जिसको आसान करने की। सर, जो पिछली बार जब बात करी थी तो जीएसटी से जुड़ी हुई जो दिक्कतें थी वो उस पर आपका एक मुख्य मुद्दा था। तो अब भी क्या वो कंप्लायंस के स्तर पे चीज़ें सुधर गई है या फिर आपको लगता है कि और होमवर्क करने की ज़रूरत है और जो आप मांग कर रहे हैं कि बजट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविज़न किए जाए जिससे आपका जो कारोबार है स्टेनलेस स्टील का उसमें सहूलियत हो? सर, अभी तक जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कोई भी अभी तक ऐसे कंप्लायंस सॉल्व नहीं हुए हैं गवर्नमेंट में। जैसे कि हम लोग अभी किसी को भी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के पेमेंट अगर स्टक हो जाता है तो हमारा 18% जीएसटी भी सामने स्टक होता है। हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। यहाँ पे व्यापारी एकदम अपना पूरा का पूरा डैमेज हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, उसके फाइनेंशियली सिचुएशन भी ख़राब हो रही है। तो हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे जीएसटी के कंप्लायंस के साथ साथ एक ट्रेडर बॉडी के लिए सिक्योर ऐसा किया जाए, ताकि एक एसआईटी का गठन किया जाए ताकि हम लोग हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें और कोई भी 138 के वगैरह केस है उसको फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए। केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक पे हो, जिससे जो लंबा टाइम आपको लग जाता है वो नहीं लगे। सर, आप तो काफ़ी लंबे अरसे से हैं, आप मासमा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो इस कारोबार को बहुत बारीकी से जानते हैं। तो क्या बदलाव जो है पिछले अगर हम 8-10 साल की बात करें तो वो आपको देखने को मिला और अब भी आप उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें जो सरकार को करने की ज़रूरत है जिससे आपके कारोबार में, आपके फर्टिनिटी के कारोबार में थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी? अभी रिसेंटली तो ऐसा है कि इनकम टैक्स का जो मामला है इसके अंदर टैक्सेशन के लिए लिमिटेड कंपनीज़ को जो फ़ायदा दिया है, जो पार्टनरशिप फर्म में अभी कोई फ़ायदा दिया नहीं है। कितने सालों से हम लोग हमेशा बजट में बात करते हैं लेकिन उसके लिए कुछ भी रिलीफ मिलता नहीं है। इसके बाद में सरचार्ज जो लगता है, अब सरचार्ज एक बार लगाया जाता है लेकिन अब बरसों बरस तक लगता ही रहता है, तो सरचार्ज को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। और बाकी तो सब जीएसटी का भी जो प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जो फर्म्स के अंदर? हाँ, फर्म के और एलएलपी और लिमिटेड कंपनी को फर्म होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए दोनों का, क्योंकि छोटे लोग को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है। तो अभी क्या दरें हैं जिसको आप मांग कर रहे हैं कि दरों में बदलाव किया जाए? अभी दरों में ऐसा है कि 30% जो टैक्स है और लिमिटेड कंपनी का 22% है, तो उसके लेवल में अगर हो जाए, गवर्नमेंट को भी इतना टैक्सेशन ज़्यादा आ रहा है, इतना टैक्स ज़्यादा आने के बाद में भी हमको सहूलियत नहीं मिल रही है।
स्टीलनेस स्टील के जो व्यापारी है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं compete करने के लिए। इसके अलावा कंप्लाइंस की जो दिक्कतें हैं उसको उनसे जुड़ी हुई भी मांग जो है कारोबारियों के द्वारा की गई है। तो बजट यात्रा में हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो ज्वेलरी सेक्टर होगा और ज्वेलरी सेक्टर में हम कारोबारियों से समझेंगे, व्यापारियों से समझेंगे कि इस बार के बजट को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। बजट यात्रा के अगले पड़ाव पर हम हैं मुंबई के जावेरी बाजार में और देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है और यहाँ पर ज्वेलर्स से समझने की कोशिश करेंगे इस बार का क्या बजट उनके लिए महत्वपूर्ण है या किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं। सर, कितना बड़ा लग रहा है इस बार का बजट आपको? बजट थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि अभी राम मंदिर का इशू था तो लोगों ने उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुए और अब बजट का वैसे चेयरमैन ज्वेलरी इंडस्ट्री ने अपने प्रपोजल रखे हैं, कई प्रपोजल रखे इंपोर्ट ड्यूटी के जो इस समय सरकार ने लास्ट ईयर बढ़ा दी थी 10% से 5% से 10% कर दी थी और उसमें वैट और सरचार्ज और जीएसटी मिला के कुछ 18% होता था। हमने डिमांड की कि अब की बार वो रिड्यूस की जाए ताकि स्मगलिंग गोल्ड कम आवे। लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि यहाँ मार्केट में सब तरह के लोग चलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी वाले भी सोना खरीदते हैं, ऑफिशियल लेते हैं और स्मगलिंग गोल्ड भी मार्केट में आता है। तो इस तरह से लोगों की सेफ्टी और उनका बिजनेस में मुश्किल हो जाता है करना जो और ऑफिशियली धंधा करते हैं, कंपेयर टू उनके रेट में फ़र्क पड़ जाता है। तो डिमांड हमने देखी कि पिछले कुछ वक्त में बढ़ी है, डिमांड प्राइजेस भी बढ़ी है, तो उसको और किस तरह से सरकार और सहूलियत दे सकती है ज्वेलर्स को, स्पेशली कंप्लाइंस वगैरह के मुद्दों पे? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि बैंकिंग सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं सपोर्ट मिलता है। तो अगर ईएमआई का अगर सिस्टम शुरू होता है तो बैंक्स को भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और ट्रेड में भी बहुत अच्छा पुशअप फिलअप मिलेगा। अगर कस्टमर को जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं तो उनको सोना लेना भी बहुत महंगा लग रहा है। तो अगर ईएमआई होती है तो उनके ऊपर भी बोझा कम हो जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में ईएमआई आने के बाद सेल्स बिकी, तो अब सोना काफ़ी महंगा हो गया है। तो आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह के रेगुलेशन लाए जाए जिससे गोल्ड ज्वेलरी लेते समय आप आइए और ईएमआई में कन्वर्ट कराइए। करिए, आपके मुताबिक और क्या जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के, तो आप देखते हैं कि इस बजट में कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। ऑल्दो ये इंटरिम बजट होगा बट फिर भी कुछ उम्मीदें जो आपकी इंडस्ट्री देख रही है। गवर्नमेंट ने थोड़े स्टेप्स तो काफ़ी लिए हैं जहाँ पे गोल्ड बैंक चालू हो गया है, पर ये गोल्ड बैंक मीडियम और स्मॉल स्केल्स तक नहीं पहुंचा है, बड़े प्लेयर्स तक ही पहुंचा है। तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा ईज़ करना चाहिए जहाँ पे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इसका फ़ायदा ले सके और यही फ़ायदा अगर कस्टमर तक जावे तो बेटर है। और इंपोर्ट ड्यूटी हमने देखा है कंटिन्यूसली सालों साल बढ़ती ही जा रही है, जहाँ पे 10,000 से लेके आज 15.5 और जीएसटी ऐड करो तो 18.5% हो गई है। गवर्नमेंट से एक आशा थी बहुत सालों से कम करे, पर गवर्नमेंट कम नहीं कर रही है। अभी उसके पीछे गवर्नमेंट के भी काफ़ी रीजंस होंगे, पर एक थोड़ा इसमें अगर राहत दे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो ज्वेलर्स का एक तो इंपोर्ट ड्यूटी को रेशनलाइज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना जिससे पूरे इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल सके। जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो रियल स्टेट सेक्टर का होगा। रियल स्टेट सेक्टर के जो दिग्गज है उनसे समझेंगे कि इस बार के बजट में वो किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं और क्या जो उन्होंने मांग की है सरकार से। स्वदेश बजट यात्रा में अब हम चर्चा करेंगे रियल स्टेट सेक्टर की कि बजट के अंदर रियल स्टेट सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाओं को लेकर रियल स्टेट सेक्टर इस बजट में उम्मीद कर रहा है। सर, अगर हम बात करें अभी किस तरह का माहौल है रियल स्टेट के अंदर? क्या डिमांड जो हमने देखा था 1.5-2 साल पहले कम हुई थी वो पूरी तरह से लौट गई और आगे भी जो है वो ग्रीन शूट दिखेंगे? डिमांड डेफिनेटली रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा है। आप अगर देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो वो एक ही चीज़ दिखाया जाता है कि होम की डिमांड काफ़ी अच्छी है और ऐसे एग्जीबिशन से जो स्कीम्स देते हैं उससे और इसको प्रोत्साहन मिलता है और इसे बढ़ावा मिलता है। सो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे सेल की बिक्री और होम की बिक्री काफ़ी अच्छी होनी चाहिए।
बोमन ईरानी जी भी हमारे साथ हैं। आपकी बात में काफ़ी वजन होता है। सर, जिस तरह से आप ऑप्टिमिज्म बता रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दे रही है, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में? देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, ऑप्टिमिज्म मेरी नहीं है, ऑप्टिमिज्म मार्केट की है। और ये हम जितने रिपोर्ट्स कैरी आउट करते हैं, एंड वी आर कैरिंग आउट विद ऑल क्रेडिबल एजेंसीज, ये सारे रिपोर्ट्स एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि इंडियन जो हमारी डायस्पोरा है वो उसका वेल्थ आज तक 60% ऑफ हिज वेल्थ वो रियल एस्टेट के ज़रिए क्रिएट करता था। ये लास्ट फ्यू सालों में हमने देखा कि दैट वाज नॉट हैपनिंग, बट आज की तारीख में अगेन आफ्टर कोविड स्पेशली लोगों को पता चल गया है कि रियल एस्टेट इज़ द वन की फैक्टर जहाँ पे वो पैसा रख के आफ्टर रेरा इतना सेफ हो गए हैं ताकि सो दैट दे आर एबल टू इन्वेस्ट विदाउट अ फियर। और ये जो एक सिंगल मूव हुआ है उससे हमारी जो इन्वेस्टर, नॉट रियली इन्वेस्टर इन दैट सेंस, बट इन्वेस्टर जो अपनी पूंजी लगा रहा है रियल एस्टेट में, वो उसकी बढ़ोतरी काफ़ी हो गई है। सो दिस इज़ वन। नंबर टू, आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में कितनी और ग्रोथ आई है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ आई है, दूसरी टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट की ग्रोथ आई है, अब फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट होने वाला है, रीट्स हैज़ बिकम अ रियलिटी। हर कोई चाहता है कि वो अपने पैसे रियल एस्टेट में लगाए, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। लोगों को ये अंदरूनी मालूम है, लोग बाकी सारे एडवर्टाइज़ करते हैं, हम वो भी नहीं एडवर्टाइज़ करते। मैं तो आपको कहता हूँ कि इनसाइड यू नो कि रियल एस्टेट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। एंड एज एन इंडियन आपकी एक चाह रहती है कि यू विल ओनली इन्वेस्ट एज मच मनी इन रियल एस्टेट बिकॉज दैट इज समथिंग यू कैन एन्जॉय। आपको एक और बताता हूँ, आपने एक सवाल पूछा हमारी जो मांग आपने बताई फॉर द बजट। एक्चुअली ये बजट में हमारी विनती है गवर्नमेंट से कि हमें कुछ मत दो। अच्छा। दो आप सिर्फ हमारे कस्टमर्स को। तो एक क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम लगाइए, अच्छा। कैपिटल गेन्स कम कीजिए ताकि लोग अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो क्या ऐसी चीज़ें स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करने में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में किया तो था, एक घर की जगह 2 घर तक आप ले सके मुंबई में, तो आप सब चीज़ पे पाबंदी क्यों लगाओ? मैं तो कहता हूँ अगर रियल एस्टेट में लोग पैसा लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की कितनी बढ़ोतरी होती है उससे, वही आप देखोगे। तो आज आपने गाड़ियों को इतनी सारी सुविधा दे दी, आपने सारी चीज़ दे दी, तो रियल एस्टेट को दो, क्योंकि रियल एस्टेट आपको कई गुना ज़्यादा देता है। सो दैट इज़ द अदर थिंग। कैपिटल गेंस का रिडक्शन होगा तो आई कैन अश्योर यू, अगर मुंबई में सीलिंग निकाल दें और कैपिटल गेंस को एकदम रिड्यूस करके देते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, 3 साल के लिए, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू इतनी बढ़ोतरी होगी बिकॉज they get 18% GST on all the goods and materials that we use. They get 5% GST from the flat purchase. 6% they get a stamp duty. आप सोचिए कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट। और जैसे मैंने समझाया कि रियल एस्टेट adds 8% directly to the GDP. And actually, if you add up all the components, up to 47% of GDP you can say is driven by real estate. तो by making some small moves, जिसमें कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा ये न देखते हुए अगर आप ध्यान से पॉलिसी बनाएं या एडवांटेज दें, तो मेरा ये मानना है कि एन ऑलरेडी ग्रोइंग और जिसे कहते हैं वेरी फास्ट गैलपिंग इंडस्ट्री को और ज़ोर से बूस्टर मिलेगा और इससे गवर्नमेंट को और कहीं ज़्यादा आपने बहुत सारी चीज़ें बजट में डिमांड करी है और आपको भी पता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट अचानक एक साथ नहीं मानती है, तो इनमें से कौन सी आप कहते हैं कि इस बजट के अंदर आए तो आप जिस तेज़ी से चल रहे हैं? एक ही चीज़ करें तो GST को इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा हमें अलाउ करें, और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो है वो ओनली एरिया पे सीमित रखें, उस पर कोई वैल्यू ना लगाएं। अच्छा, और सर GST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस तरह से रेस्टोरेंट्स के लिए किया गया था उस तर्ज पे नहीं, जिस तरह से बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ऑटोमोबाइल आप लो या तो आप स्टील लो या कहीं पे भी कोई भी सर्विस लो, तो आपको उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज मिलता है जो हमारी इंडस्ट्री में नहीं मिलता। आखिर में सर आपसे मैं समझूंगा कि पॉलिसी लेवल पे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो क्या क्या और चेंजेस आप चाहते हैं कि होने चाहिए जिससे कुछ जो हर्डल्स हैं, क्योंकि आपने प्रीमियम की अभी बात करी, वो काफ़ी मुंबई का रियल एस्टेट महंगा कर देता है। सो जिस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिसी और प्रीमियम्स की जिस तरह से हमने बातें की यहाँ पे, हमको एक तरफ से चाहिए कि अफोर्डेबल होम है, तो ये हमारी एक शुरुआत है यहाँ पे कि टैक्स एब्जॉर्प्शन होने पर या रिडक्शन होने पर कितना ट्रांजैक्शन बढ़ सकता है। सो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू सेट बाय दिस एक्सपो दैट इफ़ वी डू इट परमानेंटली और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो किस तरीके से गवर्नमेंट की अदर रेवेन्यूज़ और बिजनेस का ग्रोथ सब इंडस्ट्री में कैसे बढ़ सकता है। ज़्यादा बिक्री होगी तो ज़्यादा मकान बनेंगे, ज़्यादा मकान बनेंगे तो प्रीमियम्स मिलेगा, प्रीमियम्स बनेगा तो बिल्डिंगें बनेगी तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का भी फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी का हो सकता है फॉर जस्ट अ माइनर चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन योर प्रीमियम्स कॉस्ट और उस तरीके से।
तो अलग अलग डेवलपर्स से हमने बात करी कि बजट को लेके क्या मांग कर रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स से लेकर प्रीमियम के अलावा जो बजट में इमीडिएट रिलीफ मांगी जा रही है। सुदेश, बजट यात्रा में अब हमारा अगला पड़ाव है गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि गारमेंट इंडस्ट्री बजट में क्या उम्मीद रख रही है। और इसी पर बात करने के लिए क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और मौजूदा मेंबर हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे ही समझूंगा कि अभी जो बजट है तो क्या एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं और किस तरह की डिमांड आपकी बजट में है? सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, अब गारमेंट इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट ये है बजट में कि मेन जीएसटी होता है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जीएसटी में हमारी रिक्वेस्ट है कि जीएसटी गारमेंट में 1000 के ऊपर का जो गारमेंट होता है मैन्युफैक्चर, उस पर 12% जीएसटी है, और 1000 के नीचे जो है उस पर 5% जीएसटी है। उससे हम लोगों को दिक्कत आती है प्रोडक्ट पे, क्योंकि जब एमआरपी कंज्यूमर लेवल पे जाता है और परचेज जब हम करते हैं सब 5% होता है फैब्रिक का, और हम लोग मार्केटिंग करते हैं 12%। उससे क्या होता है, 1000 के नीचे के जो गारमेंट है उनकी प्राइस 5% के हिसाब से जो अगर मार्कअप करेंगे तो कम आता है, और 1000 के ऊपर डायरेक्टली पीस जाता है अगर शर्ट ट्राउज़र, तो उसका एमआरपी ज़्यादा जाता है, 12% है एक्साइज। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको एक फ्लैट जो भी है गवर्नमेंट है। लेकिन सर, ये तो जीएसटी काउंसिल में होना चाहिए इंटरिम बजट के अंदर। इसके अलावा और क्या आप एक तरह से सोचते हैं कि कुछ राहत दी जा सकती है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर? हमारे इंडस्ट्री लेवल में इनकम टैक्स के हिसाब से तो बहुत फैक्टर नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक आता है बहुत बड़ा फैक्टर, जैसे टेक्सटाइल और गारमेंट, ये दोनों के लिए गवर्नमेंट तो हर साल बहुत बड़ा बजट बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए। आज भी पूरे वर्ल्ड में मालूम है कि आज चाइना के बाद अगर गारमेंट इंडस्ट्री में मैक्सिमम लेवल लगते हैं, और अपने यहाँ पॉपुलेशन भी है और इस इंडस्ट्री को ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ के लिए कुछ पॉलिसी अपनी अपनी स्टेट की होती है, अपनी अपनी लेबर पॉलिसी होती है, अपने अपने स्टेट के एक नॉर्म्स होते हैं मैन्युफैक्चर के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2-4 चीज़ मुझे पता है कि एक अस्मिता टेक्सटाइल पार्क महाराष्ट्र में बना था, उसका इंचार्ज मैं था 2012 में, अब वो रनिंग है, 35,000 लोग काम कर रहे हैं। उस टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट में जो सब्सिडी दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो इस बजट में ही आता है। जैसे हर साल होता है बजट बनाते हैं, टेक्सटाइल में बहुत बड़ा फिगर आता है कि 5 लाख 1000 करोड़ होता है, लेकिन हमारा टेक्सटाइल के अंदर एक चैप्टर आता है गारमेंट इंडस्ट्री। टेक्सटाइल के हाँ, टेक्सटाइल ही बोला जाता है, लेकिन गारमेंट को सेक्टर एक तरह से टेक्सटाइल होगा और उसमें एक सब सेक्शन। हाँ, ये सेक्शन है। उस वजह से क्या होता है, इस गारमेंट को ऑलवेज यानी बजट में रह जाता है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ। अब गारमेंट इंडस्ट्री टेक्सटाइल से भी बड़ा हो गया, मैं आपको बता दूं। इसका रीज़न है ऑल ओवर इंडिया है, इसको कोई पॉल्यूशन और इंडस्ट्री नहीं है, ये मैनुअल काम है, क्योंकि ये टीचिंग है फैब्रिक असेंबली करके गारमेंट। और आज अपना गारमेंट वर्ल्ड वाइज काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, अब काफ़ी स्कोप है। लेकिन 2-4 चीज़ जो है हर स्टेट में प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, जहाँ भी इन लोगों ने अभी अप्रैल प्लाक बनाए उसमें क्या हुआ, एक नॉर्म्स के हिसाब से उसमें जब हम लीज पे लेते हैं 30 इयर्स या 90 इयर्स, उसमें भी एक जीएसटी लगता है, और एक्चुअली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो उसी के बाद तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट में एक इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है 18%। तीसरी बात है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट था उसमें लैंड पे इन्वेस्टमेंट ये लोग नहीं ये करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट उसके साथ नहीं पकड़ते हैं जो सब्सिडी में, सिर्फ मशीनरी और फिक्स एंड फर्नीचर जो होता है उसमें ही वो लोग सब्सिडी देते हैं। तो वो गलत है। इन्वेस्टमेंट तो इंडस्ट्री के लिए होता है, जो प्रॉपर्टी के लिए भी किया जाता है, जो फैक्ट्री एक्चुअल डाला है। जो हम लोग को प्रैक्टिकल बात इसके लिए करिए कि अस्मिता में हम लोगों ने अनुभव भी लिया, एप्लीकेशन की भी किया, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अभी वो फिलहाल वो कोई हमारे पास ऐसा नॉर्म्स नहीं है कि जो आपको हम उसको सब्सिडी दे पावे। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मैन्युफैक्चर अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो और इसके अलावा सर अभी क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, क्योंकि यही आ रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि मैन्युफैक्चर अपने इंडिया में बहुत 1 या 2% ही मैन्युफैक्चर हैं जो 200-500 वर्कर काम करते हैं, सब छोटे छोटे यूनिट है इंडिया में। एक्चुअली 1997 तक तो ये लघु उद्योग में था। 96-97 में CMI ने ही प्रेजेंटेशन किया, और उस प्रेजेंटेशन में इसको
ओपन कैटेगरी में लाए इंडस्ट्री में। एक्चुअली ये इंडस्ट्री था ही नहीं, लघु था। जब लेकिन से सर अभी अपना हम देश- देखते हैं कि बांग्लादेश को कम्पीट हम नहीं कर पा रहे, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया, तो उन्होंने ऐसा क्या करा जो इंडिया नहीं कर पाया? वो बांग्लादेश ने ये है कि उनका क्लियर है कि अमेरिका ने उधर मैन्युफैक्चर एफओबी किया हुआ है। तो बांग्लादेश का जो मैन्युफैक्चर है वो सारा चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन अपना उससे भी स्ट्रांग है। एक्चुअली देखने को जाओ तो आज इंडिया में गारमेंट इंडस्ट्री का इतना बड़ा टर्नओवर 5-10 साल में हुआ है जो अपन बिलीव नहीं कर सकते हैं। एक आपको उदाहरण दूँ मैं, गारमेंट में सबसे पहला तो अपना इंडिया का नेशनल ब्रांड भी बहुत प्रमोट हो गया है। जैसे हम है, चैलेंज है, कि काफ़ी है जो ब्रांड है, जो वो भी आज प्रमोट होगा। वैसा बांग्लादेश में कोई नहीं है। बांग्लादेश में सिर्फ अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका एक पॉलिसी बना के उनको गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। वो इंडिया में बेटर है, मैं तो बोलता हूँ अब बहुत चांस है। इंडिया का अपना प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल में एक लेवल में आ गया है प्रोडक्ट, चाहे वो चिल्ड्रंस में हो, लेडीज़ में हो, मेंस में हो। जैसे आज की तारीख में रेमंड है, जैसे सियाराम है, और काफ़ी है, मधुरा गारमेंट है, वैनुशन, ये इंडियन ही है जो है, वो ब्रांड खाली फॉरेनर है, लेकिन ये भी सेटअप बहुत बड़ा है जो आदित्य बिरला का कंपनी है। और यहाँ आपने देखा है कि गारमेंट इतना डेवलप हुआ है हर स्टेट में। पहला पर्टिकुलर स्टेट में था, अभी सब स्टेट में डेवलप हुआ है। और इसमें रोजगारी, जो गवर्नमेंट का जो लेबर और जो जॉब की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर के बाद इस इंडस्ट्री में होता है। और तीसरी बात मैं आपको आज एक बात बहुत बता रहा हूँ, लास्ट 5 साल में इंडिया का गारमेंट एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक का सेल बढ़ गया है। इसका मतलब इधर पार्टीशन है। और इस इंडस्ट्री को मेरे हिसाब से अब गवर्नमेंट को टेक्सटाइल के साथ है, वो हम एग्री है, लेकिन इसको भी ध्यान दिया जाए, गारमेंट को सेपरेटली इसको स्टेटस देके इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें को इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए स्कोप है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट इसको टेक्सटाइल के साथ रखा है, लेकिन टेक्सटाइल के साथ चैप्टर है गारमेंट का, लेकिन इसको भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जिससे क्या होता है फ्यूचर में भी बहुत स्कोप है। और आज लास्ट 10 साल में पर्टिकुलर एक इंडिया में एथनिक वेयर जो डेवलप हुआ है, उसका आप सोच नहीं सकते हैं, 5 लाख 1000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है इंडिया में, जो एथनिक वेयर सेगमेंट होकर खड़ा हो गया पूरा इंडिया में, जो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो लेडीज़ में हो, जेंट्स में हो, बच्चों में हो, चीज़ में। वो सिर्फ अपने इंडिया में फेस्टिवल ज़्यादा होते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू लोगों और सभी कास्ट के एक फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट होता है। उस वजह से इस इंडस्ट्री को ग्रोथ इतना मिला है जो अपन सोच नहीं सकते। ये 10 साल पहला इतना लाइट में नहीं था ये इंडस्ट्री। तो ये भी चैप्टर गारमेंट में गिना जाता है। तीसरी बात, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया तो काफ़ी सालों से, जो हर कंपनी में कॉर्पोरेट ड्रेसिंग होता है। प्रीमियम भी ड्रेसिंग अभी चालू हो गया। जैसे एक बड़ी कंपनी है, वो अपना एक ड्रेसिंग है, वो भी गारमेंट में ही आता है, क्योंकि आज उनका भी बहुत बड़ा टर्नओवर है। फिर बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म है, आज इंटरनेशनल स्कूल है, अपने अपने डेवलप बच्चे करते हैं, वो भी गारमेंट में ही आता है, गारमेंट ही बनता है। तो वो सारे चीज़ें कि सर संभावनाएं काफी ज्यादा है। सब चीज स्वदेश बजट यात्रा के अंदर हमने रियल स्टेट, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टील के जो कारोबारी है उनसे बात करी, उनसे समझने की कोशिश करी कि आने वाले बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है। जिस तरह से जो कारोबारी इंपोर्ट ड्यूटी में रेशनलाइजेशन, टैक्सेस के अंदर कमी और कंप्लाइंस को आसान बनाने की उम्मीद रख रहे हैं, और देख रहे हैं कि जो बजट जो होगा वो किस तरह से विकास की गारंटी देगा।